नमस्कार। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर कभी तबीयत से तो उछालो यारो। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस में। दोस्तों, यूपी पुलिस का रिजल्ट का आपका बेसब्री से इंतजार था, उसका रिजल्ट आ चुका है। काफ़ी विद्यार्थी बहुत मायूस भी हैं जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया है, लेकिन ये ज़िंदगी है, ऐसे ही चलती रहती है। कभी असफलता, कभी सफलता, ये सब आते रहते हैं दोस्तों। लेकिन मायूस होकर बैठना ये कोई एक अच्छे साहसी इंसान की निशानी नहीं होती है। तो आने वाली भर्तियां की तैयारी में आपको लग जाना चाहिए, और सफल होने के लिए बस एक यही रास्ता है, कोई शॉर्टकट नहीं होता, बस मेहनत करते रहिए दोस्तों। आने वाली जो भी भर्तियां हैं, जैसे एसएससी जीडी है, एनटीपीसी है, और भी रेलवे की आरपीएफ का एग्जाम आने वाला है, एसआई कांस्टेबल का, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी शायद हो सकता है कि जून और में आपको देखने को मिल जाए। तो आपको पूरी मेहनत जी जान से तैयारी में लग जाना चाहिए। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण एक प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं, जो काफ़ी एग्जाम्स के लिए लाभदायक होने वाला है। इसमें मैं आपको जीएस, रीजनिंग, मैथ, सभी तीनों सब्जेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा। विश्लेषण भी कराऊंगा। प्रीवियस ईयर का कोई पेपर है ये। विश्लेषण से होगा ये कि आसपास के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एक ही क्वेश्चंस में ज़्यादा से ज़्यादा आपके कवर हो जाएंगे। तो बिना देरी के चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत मजा आने वाला है। एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा और कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा, ताकि सबसे पहले आप ट्राई करके देखें। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें पूछा गया है कि एक निश्चित कोड में गेस्ट को ये लिखा जाता है, मीन को ये लिखा जाता है, तो सेम को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए इस वीडियो में आपको क्या सीखने मिलेगा कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना होता है, कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ना होता है, ठीक है, कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी होती है एग्जाम हॉल में। रीजनिंग के सवाल हैं, बहुत इजी सवाल होते हैं। कभी भी आपको ऐसे दो कोड दे दिए जाएं और एक पूछा जाए तो बहुत सिंपल तरीका है। जिस प्रकार से इसने अपने वर्ड्स को कोड किया है, वैसे ही सेम हम इनके कोड ढूंढ लेंगे। कैसे? अब इसने एस को कोड किया है M% से, तो हमारा पहला एस का आंसर होगा M%। ए का आपको फाइंड करना है, तो इसमें कहीं ए ढूंढिए। देखिए ए को इसने कोड किया है 4 से, तो M% के बाद आएगा 4। अब देखिए लॉजिक दिमाग कैसे लगाते हैं अपना। M% के बाद 4 आएगा, किस ऑप्शन में है M% के बाद 4? ना ए में है, ना सी में है, ना डी में है। आंसर क्या हो गया? बी। पहले के दो वर्ड जैसे ही मैच किए, आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा बी। थोड़ी स्पीड मेरी मीडियम रहेगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कवर कर सकें दोस्तों। ठीक है, दूसरा सवाल है जीएस का। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन मेरा जो कराने का मेन उद्देश्य ये नहीं है कि आपको आंसर बताना है, ज्यादा से ज्यादा आपको विश्लेषण करना है सवाल का। पहला ऑप्शन है BR अम्बेडकर, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, BN राव और महात्मा गांधी। दोस्तों भारतीय संविधान के बारे में अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले अगर मैं BN राव की बात करूं, तो BN राव अपने संविधान के प्रारूप समिति के, इन्होंने प्रारूप समिति तैयार की थी। BN राव प्रारूप समिति। भारतीय संविधान की बात करते हैं तो अब इसमें अनुच्छेद 240 प्लस हो गए, पहले 395 अनुच्छेद हुआ करते थे। इसमें अगर मैं भाग की बात करूं तो अभी इस समय भाग 25 है, शुरू में इसमें भाग 22 हुआ करते थे। अनुसूची की बात करूं दोस्तों, तो अनुसूची इसमें 12 है। 12 अनुसूचियां, शुरू में 8 अनुसूची हुआ करती थी, बाद में 4 अनुसूची और जोड़ी गई दोस्तों। अगर मैं इसके गठन की बात करूं तो 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ, और इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को इसकी स्थायी सदस्य बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो पूछा जाएगा पेपर में कि संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो 11 दिसंबर 1946 को बनाए गए। ठीक है दोस्तों, प्रारूप समिति किसने तैयार की थी, तो BN राव ने की थी। संविधान सभा के अगर भाग की बात करें तो 22 है, अनुसूची कितनी है? 12, पहले 8 हुआ करती थी। अगर मैं अधिकार की बात करूं, हमारे संविधान में अधिकार कितने हैं दोस्तों, तो 6 अधिकार हैं। कितने अधिकार हैं? संविधान में 6 अधिकार हैं, और 6 अधिकार ये हमने USA यानी अमेरिका से लिए हैं। अगर मैं मौलिक कर्तव्य की बात करूं तो हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और मौलिक कर्तव्य हमने कहां से लिए हैं दोस्तों?
तो रसिया से लिए हैं। कहां से? रसिया से। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक यहां से ये बनता है कि हमारे संविधान सभा को अपनाया कब गया था। तो ये डेट आपको नहीं भूलनी है, इसको नोट कर लेना है। 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान सभा को अपनाया गया था। ध्यान रखना है, यहाँ बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। संविधान को लागू किया गया था वो डेट अलग है, संविधान को अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को। पूरे देश में लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। जब हम गणतंत्र दिवस इसे मनाते हैं तो ये देश में लागू किया गया था, अपनाया था 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो ये संविधान सभा से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो भी अगर आपको पहले से पता है, जो चीज पहले से नहीं पता है, उन चीज को नोट करते रहना साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? पाकिस्तान के अभी जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं दोस्तों, वो कौन है? इसका आंसर आपको देना है। परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ तो ये तो आंसर ही नहीं होगा क्योंकि काफी अभी तो वर्तमान की बात हुई है। और राष्ट्रपति सैयद यूसुफ रजा जिलानी या आरिफ अलवी, या इनमें से कोई विकल्प नहीं। तो ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है दोस्तों, उस हिसाब से देखा जाए तो इसका जो सही आंसर होगा वो। अब दोस्तों इस पाकिस्तान से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न और बन सकते हैं वो बता दूं। हाल ही में लेटेस्ट एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। वो लेटेस्ट क्वेश्चन ये है कि अभी पाकिस्तान में एक सम्मेलन हुआ है, बैठक हुई है, एससीओ की बैठक। कौन से भारतीय मंत्री थे जो अभी एससीओ की बैठक में गए हैं? तो विदेश मंत्री है हमारे देश के, याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उनका नाम है जयशंकर। एससीओ की बैठक में पाकिस्तान गए थे। एससीओ की स्थापना दोस्तों, इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो चीन बीजिंग के अंदर है। चीन बीजिंग के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसमें सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश इसमें दोस्तों 10 शामिल है। 10 इसमें सदस्य देश शामिल है। और जो लेटेस्ट अभी देश इसमें शामिल हुआ है, जो लेटेस्ट देश शामिल हुआ है वो है बेलारूस। ठीक है, इतने सारे प्रश्न एससीओ से रिलेटेड बन सकते हैं। एक और बात बता दूं, भारत इसका अस्थाई सदस्य कब बना था? अस्थाई सदस्य कब बना था? तो भारत इसका अस्थाई सदस्य दोस्तों 2005 में बना था, लेकिन 2017 में भारत इसका स्थायी सदस्य बन गया था। इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, एससीओ की बैठक जो अभी पाकिस्तान में हुई, हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर उसमें गए भाग लेने के लिए। दूसरा क्वेश्चन, एससीओ की स्थापना 2001 में की गई थी। एससीओ के विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी गए थे। हेडक्वार्टर इसका चीन बीजिंग के अंदर है एससीओ का। सदस्य देश कितने हैं? तो 10 सदस्य देश हैं। नवीनतम देश कौन सा शामिल हुआ है इसमें? तो बेलारूस हुआ है। 2005 में भारत इसका अस्थायी सदस्य बना था। 2017 में स्थायी सदस्य बना है एससीओ का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए एससीओ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव कितने वर्षों में आयोजित किया जाता है? बात हो रही है दोस्तों लोकसभा की। तो लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों में आयोजित किया जाता है? 5 वर्ष में, 4 में, 6 में या 3 में? बात लोकसभा की हो रही है। तो इसका आंसर बताने से पहले मैं लोकसभा के बारे में कुछ बता दूं दोस्तों। इसको निचला सदन बोला जाता है। 2 सदन होते हैं, एक होता है उच्च सदन, एक होता है निम्न सदन, निचला सदन। तो लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है, उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। लोकसभा का चुनाव जो है वो हर 5 वर्ष बाद होता है। सीधे जनता के द्वारा इसके सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा के। लोकसभा की अगर बात करें, इसकी संरचना जो है, लोकसभा की संरचना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लोकसभा की जो संरचना है वो अनुच्छेद 81 में दे रखी है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की दोस्तों संरचना दे रखी है। अगर बात करूं 104वां संविधान संशोधन हुआ था, 104वां संशोधन जो हुआ था, 104वां जो संशोधन हुआ था, उस संशोधन में दोस्तों 2019 में संशोधन हुआ था 104वां। उसके अकॉर्डिंग जनवरी 2020 में इसके 2 सदस्य जो चुने जाते थे, एंग्लो इंडियन का आरक्षण यहां लिख देता हूं मैं,
एंग्लो इंडियन का आरक्षण दोस्तों क्या कर दिया गया था, 2020 में से समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन में। एक मोस्ट इंपोर्टेंट 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, तो इनके सदस्यों की जो चुनाव की अवधि हुआ करती थी, यानी कि ये जो इनकी अवधि हुआ करती थी सदस्यों की, 42वें संविधान संशोधन में इसको बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था। 6 वर्ष तक इनकी सदस्यता रहती थी लोकसभा की। लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें फिर से 5 वर्ष कर दी गई अवधि जो है इनके सदस्यों की। तो इसका जो सही आंसर होगा, लोकसभा के चुनाव हर 5 वर्ष में दोस्तों क्या किए जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं। लोकसभा की जो मंत्रिमंडल होता है, उसका जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है। वो अपने उस मंत्रिमंडल से अपने मंत्री चुनता है, जैसे विदेश मंत्री हो गए, जैसे आपके आर्थिक मंत्री हो गए, जैसे अभी इस टाइम पे कौन है, निर्मला सीतारमण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ का सवाल है, आपका मैथ का सवाल है। चलिए पेन और कॉपी उठाइए और सॉल्व करते हैं। क्या लॉजिक आप इसमें लगाएंगे, क्या तरीका आप इसमें लगा सकते हैं। किसी कक्षा के छात्रों की औसत उम्र कितनी है, 15 वर्ष। एक क्लास है, उसमें कुछ छात्र बैठे हुए हैं, सबकी उम्र कितनी है, 15 साल है। जब 12 वर्ष 6 महीने की औसत के 5 नए छात्र और शामिल होते हैं तो सबकी उम्र 6 महीने कम हो जाती है। बताइए कक्षा में कितने छात्र हैं। अब आप इसको फॉर्मूले से करेंगे सॉल्व तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बट एक इसका सिंपल तरीका क्या हो सकता है, देखिए मान लीजिए कि प्रेजेंट में उन 5 छात्रों के आने के बाद क्लास में टोटल छात्र कितने हो गए, x। ये होता है बेसिक तरीका जो अपने छात्रों को सिखाता हूं। मान लीजिए 5 नए छात्र आ गए तो सभी छात्र कितने हो गए, x। सबकी उम्र कितनी कितने महीने कम हो गई, 6 महीने कम हो गई। ये 6 महीने उम्र क्यों कम हुई, क्योंकि जो नए छात्र आए 5, वो 2.5 साल कम लेकर आए जो पहली उम्र सबकी थी उससे। 12.5 साल के 5 छात्र आए तो सबकी उम्र 15 वर्ष थी, लेकिन शामिल हुए तो ये कितनी उम्र कम लेके आए, तो 2.5 साल प्रत्येक छात्र कम लेके आया। अगर मैं इसको महीने में बदलूं तो 12 से क्या दूंगा, इसमें भाग दूंगा। ठीक है, मैं इसको पॉइंट को हटा के यहाँ 0 बढ़ा लेता हूँ, 5 से इसको काट लेता हूँ, 2 से इसको काट लेता हूँ 6 बार, 6 से इसको काट लेता हूं मैं, ये हो जाएगा बेटा 25। तो x का मान कितना आ जाएगा, 25। यानी कि वर्तमान में छात्रों की संख्या कितनी है, अभी जब 5 छात्र और आगे तो 25। पहले कितनी थी ओरिजिनल, तो 5 छात्रों को इसमें से घटा दीजिए, तो पहले छात्रों की संख्या कितनी थी, ऑप्शन डी 20 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए इंग्लिश में आप ध्यान देना, तो यहाँ पूछा गया स्टूडेंट्स इन द क्लास ओरिजिनली का मतलब है ओरिजिनल, यानी कि पहले कितने छात्र थे। तो मैंने क्या बोला, 5 छात्र जब शामिल हो गए तब टोटल छात्र कितने हैं, x। अगर पहले की बात करें तो 5 छात्र हटाने पड़ेंगे, तो x की वैल्यू 25 आई है, तो 25 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 20। एक बार और बता देता हूं सवाल को, जैसे मान के चलो 2.5 साल 5 छात्र कम लेके आए, तो महीने कितने कम लेके आए, तो 2.5 साल गुणा 5 गुणा 12 महीने होते हैं एक साल में। इनकी वजह से सबकी उम्र 6 महीने कम हो गई। अब हुई है कम जब 5 छात्र और आ गए, तो हमें नहीं पता कितने छात्र हो गए टोटल, सबकी उम्र 6 महीने कम हो गई। तो इसको सॉल्व कर लेना है बेटा, 6 से इसको मैं 2 बार काट लेता हूं, 5 दूनी कितने होते हैं 10, 10 का गुणा 2.5 से करूंगा तो 25 ही आएगा। तो वर्तमान में छात्र 25 है, तो पहले कितने थे, 20। ठीक है, इतना टाइम लगता है सवाल को करने में, जल्दी से टिक लगाइए, आंसर डी इसका 20 होगा। और आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि 2 संख्याओं का योग और अंतर दे रखा है, योग 2 संख्याओं का कितना है दोस्तों, 20, 2 संख्याओं का अंतर कितना है मेरे दोस्त, 8। तो दोनों संख्याएं, ये मैंने तरीका पहले कई बार बताया है, 2 संख्याएं कभी जोड़ के दे रखी हूं, 2 ही संख्या वही 2 संख्या घटा के दे रखी हूं, तो आप x और y का मान बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, उंगलियों पे निकाल सकते हैं। कभी भी x का मान निकालना हो तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, y का मान निकालना हो तो इन दोनों को घटा के 2 से भाग दे दो। x का मान निकालना है तो इन दोनों को जोड़ोगे 28, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 14। y का मान निकालना है तो दोनों को घटाओ, कितना आएगा 12, 12 को अगर आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। यानी कि x का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ो फिर 2 से भाग दो,
y का मान निकालना है तो दोनों को घटाओ फिर 2 से भाग दो। x और y का मान आ गया, तो उनके वर्गों का अंतर पूछा है। तो 14 का वर्ग होता है 196, 6 का वर्ग होता है दोस्तों 36, दोनों का अंतर निकालना है तो कितना आएगा दोस्तों 160 आएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो। रीजनिंग के भी, मैथ के भी एंड जीएस के भी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित जानकारी को सावधानी पूर्वक पढ़ें और नीचे प्रश्नों के उत्तर दें। एक स्कूल में 5 शिक्षक हैं। अरुण और बाला इतिहास और अंग्रेजी पढ़ाते हैं। वीरू और बाला अंग्रेजी और भूविज्ञान पढ़ाते हैं। विनय और अरुण गणित और इतिहास पढ़ाते हैं। मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है वो अगले वाले पेज पे होगा। मणि और बाला भौतिक और रसायन शास्त्र पढ़ाते हैं। मणि और बाला भौतिक और रसायन शास्त्र पढ़ाते हैं। शिक्षकों की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी भूविज्ञान और इतिहास दोनों पढ़ाती है? क्योंकि ये प्रश्न 2 अलग अलग जगह पे दे रखा है मेरे दोस्त, तो इसको मैं एक काम करता हूं, आपको पढ़ के बता देता हूं और यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं। 2 टुकड़ों में बटा हुआ है, इसलिए मैं सवाल को आपको पढ़ के बता देता हूं। इसमें 5 शिक्षक हैं और 5 शिक्षक जो हैं एक से ज्यादा भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और अलग अलग एक सब्जेक्ट भी पढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना ऐसा होता है, ऐसे सवालों को करने के लिए जो भी शिक्षक आपको नाम दे रखे हैं उन शिक्षकों के पहले आप नाम लिख लीजिए एक लाइन में। जैसे अरुण दे रखा है इसमें, जैसे दोस्तों इसमें बाला, जैसे इसमें दे रखा है बाला के बाद अरुण और बाला, वीरू दे रखा है, विनय दे रखा है, और इसमें दे रखा है मणि। तो 5 शिक्षक दे रखे हैं, ऐसे आपको लिख लेने हैं 5 शिक्षकों के नाम। कौन कौन से वो सब्जेक्ट आपको पढ़ाते हैं, वो सब्जेक्ट जो दे रखे हैं वो हम यहाँ पे लिख लेंगे इसमें। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। कैसे होगा देख लेते हैं। देखिए पहले बोला है कि अरुण और बाला इतिहास और अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो ये भाई साहब पढ़ाते हैं इतिहास और ये भाई साहब पढ़ाते हैं बाला अंग्रेजी। ठीक है, जो जानकारी दे रखी है उसे लिख लेते हैं। वीरू और बाला अंग्रेजी भूविज्ञान पढ़ाते हैं, तो वीरू अंग्रेजी और बाला भूविज्ञान पढ़ाते हैं। ठीक है, ये जानकारी भी लिख लेते हैं। ठीक है, अंग्रेजी और भूविज्ञान पढ़ाते हैं। विनय और अरुण गणित और इतिहास पढ़ाते हैं। विनय और अरुण गणित और अरुण पढ़ाते हैं इतिहास, वो पहले से ही दे रखा है। मणि और बाला भौतिक और रसायन पढ़ाते हैं, तो ये भाई साहब पढ़ाते हैं भौतिक और बाला पढ़ाते हैं, बाला इसमें दे रखा है रसायन। तो ये जानकारी सवाल में दे रखी है। पूछा क्या है एक बार देख लेते हैं। पूछा ये है कि बताइए शिक्षकों में कौन सी जोड़ी भूविज्ञान और इतिहास दोनों पढ़ाती है। तो कौन सी जोड़ी ऐसी है जो भूविज्ञान और इतिहास दोनों पढ़ाती है? तो इतिहास और भूविज्ञान पढ़ाते हैं इसमें, इतिहास और भूविज्ञान पढ़ाते हैं अरुण और बाला। कौन पढ़ाते हैं? अरुण और बाला। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। अरुण और बाला इसमें दे रखे हैं, इनमें से कोई मुझे लग रहा है ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। अरुण और बाला इसमें नहीं है ऑप्शन में, तो इसका आंसर जो होगा मेरे दोस्त वो होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा इसका? बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि वो ऑप्शन है ही नहीं। तो ये सबसे सिंपल तरीका है सवाल को हल करने का, क्योंकि 2 टुकड़ों में सवाल अलग अलग पेज पे था तो मुझे मोबाइल से पढ़ना पड़ा सवाल को। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। एक बार मैच कर लेते हैं, बिल्कुल सही आंसर है, इसका आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं मैथ का। देखिए मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाए, इसलिए मेरी स्पीड थोड़ी सी, मैं 2 बार सवाल को नहीं बता रहा हूं यहाँ पे करने के लिए। चलिए ये सवाल आ गया मेंसुरेशन का। एक आयत का क्षेत्रफल 460 है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यदि लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है, अब देखिए 15% होता है 3/20। ठीक है, किससे अधिक है, किससे तुलना की गई है? जिसके साथ से आ जाए वो हमेशा नीचे होता है और जिसकी बात की जाए वो हमेशा ऊपर होता है। तो यहां पर चौड़ाई कितनी है? 20। तो लंबाई कितनी होगी? लंबाई अधिक है। कितनी अधिक है? 3 अधिक है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 23।
अब मेरे दोस्त याद रखना, ये अनुपात में, बटे की चीज हमेशा क्या होती है, अनुपात में होती है, और अनुपात कभी भी असली संख्या नहीं होती है। याद रखना, छोटी छोटी बातें हैं। अनुपात को असली संख्या में अगर बदलना है तो उसमें x का गुणा करना पड़ेगा। तो अगर मेरी जो चौड़ाई है वो 20 है तो असली चौड़ाई 20x होगी। अगर मेरी लंबाई सवाल में 3 ज्यादा है इससे, तो मेरी लंबाई 23 होगी, लेकिन असलियत में 23x होगी। इन लंबाई गुणा चौड़ाई जब हम करते हैं मेरे दोस्त तो क्षेत्रफल निकल के आता है। सवाल में क्षेत्रफल 460 मीटर स्क्वायर दे रखा है। इसे सॉल्व करके मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा। कैसे? 23 दूनी होते हैं 46 और 20 से कटेगा ये 20 एक बार। x गुणा x होता है मेरे दोस्त x का स्क्वायर, और x का स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई तो x की वैल्यू भी 1 आ गई। अगर मुझे लंबाई और चौड़ाई निकालनी है मेरे दोस्त, तो लंबाई 20x थी तो x का मान 1 रखूंगा तो 20 आएगी। चौड़ाई मेरे दोस्त ब्रेथ जो है वो 23 थी, 23x, x की वैल्यू यहाँ 1 रखूंगा तो 23 आएगी। लंबाई और चौड़ाई आएगी 20 और 23। पूछा गया है आयताकार मैदान की चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई यहाँ पे 23 है मेरे दोस्त, तो आंसर होगा इसका 23। ऑप्शन कहीं पे 23 होगा। चौड़ाई पूछिए, चौड़ाई कितनी थी, चौड़ाई हमने पहले मानी थी, सॉरी वो 20 थी चौड़ाई, तो इसका आंसर होगा बी। कितना होगा? बी। ठीक है, लंबाई जो थी वो 23 थी, चौड़ाई थी कितनी? 20। वो देखने में थोड़ी गलती हो गई, आंसर होगा इसका कितना? 20। ठीक है, तो और इसको हम फ्रैक्शन के माध्यम से बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अरे वाह, ये तो सीरीज का सवाल आ गया। चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें पूछा है गलत संख्या बताइए। गलत संख्या पता करनी है। इसमें 1 बड़ा, इसमें 2 बड़े, इसमें 3 बड़े, इसमें 4, इसमें 5, 6, 7, तो 8 बढ़ेंगे। 28 और 8 होते हैं तुम्हारे 36, लेकिन यहाँ कितना है? 37, तो गलत क्या होगा? 37। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ऐसे भी सवाल आएंगे जो इजी भी होंगे, कुछ ऐसे भी आएंगे जो थोड़े टफ भी होंगे सवाल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ज्यादा से ज्यादा सवाल, जीडीपी का विस्तार क्या है? जीडीपी का विस्तार क्या है? जीएस का सवाल है। जीडीपी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं, ग्रॉस मतलब होता है सकल, घरेलू उत्पाद। वर्तमान, अगर मैं पिछले वर्ष की बात करूं, 2023-24 की जो अवधि थी, इसमें हमारे देश की जो जीडीपी प्रतिशत में रही है वो 8.2% रही है। कितनी रही है? 8.2। और ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि 24-25 में हमारे देश की जीडीपी का जो अनुमान लगाया है वो 6.2 से लगभग 7% लगाया है। इसको नोट कर लेना। जीडीपी होती क्या है, मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो एक भारतीय सीमा में, एक देश के अंदर जितना भी उत्पादन होता है, चाहे वस्तुओं का चाहे सेवाओं का, उस सबके मूल्य को जीडीपी कहते हैं। एक देश के अंदर सभी वस्तु और सेवाओं के उत्पाद के मूल्य को क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। जीडीपी में अगर देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे है। हम इंग्लैंड को पीछे छोड़ के 5वें नंबर पे आ गए विश्व में जीडीपी के मामले में। ये दोनों क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किससे संबंधित है? संगीत से, सिनेमा से, शांति से या साहित्य से? दोस्तों इसका आंसर दीजिए। वैसे आंसर तो आपको इसका दिख ही गया होगा, लेकिन मुझे मेरा जो मेन उद्देश्य है आपको एक सवाल से बहुत सारी चीजें आपको बताना। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किससे संबंधित है? तो सिनेमा से संबंधित है। यह पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया है? तो मिथुन चक्रवर्ती को यह पुरस्कार दिया गया है। मिथुन चक्रवर्ती जो अभिनेता हैं, आपने इनकी मूवीज काफी बचपन में देखी होंगी, बड़ी कॉमेडी तरह की मूवी इनकी हुआ करती थी। 2024 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और अगर मैं और पुरस्कार की बात करूं दोस्तों, तो कुछ पुरस्कार आप नोट कर लेना। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार
पहली बार किसे दिया गया था? नरेंद्र मोदी को। 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगली बार किसे दिया गया? आशा भोसले को। लेकिन लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अब किसे मिला है? तो याद रखना, रणदीप हुड्डा को, रणदीप हुड्डा को और अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन। और भी कुछ पुरस्कार हैं, जैसे ग्रीन ऑस्कर किसको मिला है? यहां लिख देता हूं मैं, ग्रीन ऑस्कर किसको मिला है? ग्रीन ऑस्कर दोस्तों पूर्णिमा देवी वर्मन। पूर्णिमा देवी वर्मन। पृथ्वीजर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे मिला है? पृथ्वीजर आर्किटेक्चर पुरस्कार, पृथ्वीजर जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है पुलितजर जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, एक होता है पृथ्वीजर जो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये मिला है यामामोटो, याद रखना, यामामोटो, ठीक है, रकम यामामोटो, ये मिला है रकम। इसको याद रखना है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं इसकी। यामामोटो, इसको याद आप कैसे रखोगे? देखिए इसके नाम में आ रहा है कर। कर मतलब होता है टैक्स, और जब टैक्स लगता है तो क्या देनी पड़ती है? रकम देनी होती है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। ग्रीन ऑस्कर बता दिया पूर्णिमा देवी वर्मन। आपको मैंने लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार बता दिया रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन को, ठीक है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार बता दिया 2024 मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। 33वां सरस्वती सम्मान, और याद रखना 33वां सरस्वती सम्मान किसको मिला है? प्रभा वर्मा को। तो इतने सारे पुरस्कार आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसको क्विक सिल्वर भी कहा जाता है? किसको क्विक सिल्वर भी कहा जाता है? तो इसका आंसर तो आपको यहां दे रखा है, पारे को कहा जाता है। लेकिन पारा क्या है? एक लिक्विड धातु होती है। धातुओं की बात करें तो सबसे ज्यादा जो क्रियाशील धातु होती है वो पोटेशियम होती है और सोडियम होती है। सबसे कम क्रियाशील धातु होती है वो सोना होता है, सिल्वर होता है, ये याद रखना। जो ऑक्सीजन से कम क्रिया करते हैं वो सोना होता है। आपने देखा होगा सोना कई वर्षों तक अगर पड़ा रहता है तो उस पर जंग नहीं लगती है, क्योंकि वह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता है। लेकिन पोटेशियम और सोडियम को मिट्टी के तेल में या ऐसी चीज में मिला के रखा जाता है ताकि वो ऑक्सीजन से क्रिया न कर सके। तो ये क्रियाशील धातु हो गई, ये कम क्रियाशील धातु हो गई, ठीक है। मैं पारे की बात कर देता हूं। अच्छा, एल्यूमिनियम, इसका फॉर्मूला बॉक्साइड का होता है Al2O3 इंटू 2H2। तो ये याद रखना, Al2O3 इंटू 2H2 है। बॉक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो Al2O3 इंटू 2H2 होता है। धातु ऑक्साइड कैसी होती है? क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए धातु ऑक्साइड कैसी होती है, अम्लीय या क्षारीय? तो याद रखना धातु ऑक्साइड जो है वो क्षारीय होती है, क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। अब क्षारीय टेस्ट में कड़वा होता है, याद रखना। जैसे आपने देखा होगा कभी भी हमें मधुमक्खी काट जाती है तो उसका जो डंक होता है ना, उसमें अम्ल होता है। वो अम्ल जब हमारी बॉडी में जाता है तो जलन पैदा करता है। अब उस अम्ल को खत्म कर सकता है दोस्तों क्षार। अब उस अम्ल को खत्म कैसे किया जाए? तो क्षार लगाना पड़ेगा। क्षार क्या होता है? धातु के ऊपर जो ऑक्साइड हो जाती है ना, यानी कोई जंग लग जाती है, धातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। तो जैसे आयरन की बात कर लेता हूं, एक एग्जांपल देता हूं आपकी समझ में आ जाए। जैसे मैंने कहा Fe एक आयरन है, उससे मैं ऑक्सीजन से क्रिया कर ली तो क्या बन जाएगा? FeO बन जाएगा, ठीक है, आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। अब इसको मैं आप बैलेंस कर लेना, ठीक है, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे भी आप सॉल्व करते हैं तो ये जंग लग जाती है ऑक्सीजन से क्रिया करके, लोहे पे धीमी 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 प्रक्रिया होती है, जंग लग जाती है तो धातु ऑक्साइड बना लेता है। धातु ऑक्साइड क्या हो गया? क्षारीय हो गया। तो जंग लगी हुई चीज को अगर आप उस मधुमक्खी वाले डंक पे लगा दोगे तो वो क्षार उस अम्ल को क्या कर देगा? खत्म कर देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बात हो रही है बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक दोस्तों गौतम बुद्ध थे। लेकिन बात कर लेते हैं ब्रह्म समाज, तो राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे, जिन्होंने
1828 में इसकी स्थापना की। और कहां पे की ये याद रखना, कलकत्ता में की। बात कर लेते हैं आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। और कब की, 75 में की थी। कहां की थी दोस्तों, तो ये बॉम्बे में की गई थी। अच्छा, ये धर्म की स्थापना हुई क्यों थी, इसका मेन रीजन क्या था, तो पहले कर्मकांड ज्यादा हुआ करते थे। एक हिंदू धर्म जो था, कहते हैं सनातन धर्म की जो कर्मकांड थे, जो धर्म था उतना कठोर बना दिया था, कई सारे नियम जो थे, तरह तरह के नियम। तो एक सरल समाज बनाने के लिए इन्होंने, ये कर्मकांडों से बचने के लिए इन्होंने ब्रह्म समाज और इन्होंने आर्य समाज की दोस्तों स्थापना की। ठीक है, और भी मैं बता देता हूं, जैसे रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी। ठीक है, ये याद रखना। नर्मदा बचाओ एक आंदोलन याद रखना, नर्मदा बचाओ, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन तो मेधा पाटेकर ने ये चालू किया था, मेधा पाटेकर। ठीक है, और एक और आंदोलन याद रखना, या एक समाज और याद रखना, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की दोस्तों स्थापना रानाडे। रानाडे नाम आपको याद रखना है, रानाडे। और एक नाम और याद रखना है, भंडारकर। ठीक है, दो नाम आप नोट कर लेना, प्रार्थना समाज, रानाडे और भंडारकर, दोनों अलग अलग नाम है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत मेधा पाटेकर ने की, सरस्वती ने की थी, बंबई में की थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय ने की थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन यानी उद्यान है। कुछ उद्यान है, तो ट्यूलिप गार्डन दोस्तों कहां पे पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब कुछ उद्यान है, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पे आता है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो सबसे पुराना नेशनल पार्क है भारत का, वो आता है आपका उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। ठीक है, और सारे जैसे नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान है, नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे का है, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। एक है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, यह आपका जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, एक आता है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। इंद्रावती, ये सभी स्टैटिक जीके की जो सीरीज चल रही है उसमें याद भी कराए हैं। इंद्रावती आपका आता है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में दोस्तों। ठीक है, ये याद रखना, इंद्रावती हो गया। जिम कॉर्बेट। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहां पे आता है, तो मानस आपका आता है आसाम के अंदर, आसाम के अंदर। ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान आसाम के अंदर। और एक याद रखना, काजीरंगा भी आता है इसी में, और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए दोस्तों फेमस है। मानस राष्ट्रीय उद्यान आसाम, काजीरंगा भी आसाम, नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में, हेमिस जम्मू कश्मीर और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, जिम कॉर्बेट पहला राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश का भी एक याद रखना, दुधवा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां का है, तो ये उत्तर प्रदेश का है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान कहां का है, तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों मध्य प्रदेश में है, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा टाइगर दोस्तों मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा वन कहां पे है, मध्य प्रदेश में। सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। सबसे स्वच्छ सिटी जो है वो मध्य प्रदेश की इंदौर है। ठीक है, और भी आपको पेंच, मध्य प्रदेश के कुछ टाइगर रिजर्व जैसे पेंच हो गया, जैसे पन्ना हो गया, ये सारी चीजें आपको दोस्तों पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आपके पास दो निष्कर्ष है, उन निष्कर्ष में ये बताना है कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा दोस्तों गलत है। कथन और निष्कर्ष कैसे करने होते हैं, देखिए सबसे पहले आपको कथन पढ़ना है। स्कूल 6 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों को दाखिला देते हैं। जो भी स्कूल होते हैं वो ज्यादातर जो एडमिशन देते हैं वो 6 वर्ष या उससे अधिक के बच्चों को देते हैं। इसे क्या आप निष्कर्ष निकालोगे, निष्कर्ष में याद रखना जो भी कथन बोला गया है उससे आपको इधर उधर नहीं सोचना है, केवल इसी कथन में से आपको निष्कर्ष निकालना है, अपनी मर्जी से कुछ अलग से नहीं सोचना है। क्या हम इससे निकाल सकते हैं कि स्कूल में 7 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को दाखिला नहीं दिया जाता है,
क्या हम इस कथन से ये चीज निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। ऐसा तो इसके बारे में कुछ दे ही नहीं रखा है, ठीक है, कुछ पता भी नहीं कर सकते। इस आयु के बच्चे विकास और उचित स्तर पर होते हैं और सीखने के लिए तैयार होते हैं। तो वो 6 वर्ष तक के बच्चों को तभी तो दे रहा है दाखिला, यही सोच के तो दे रहे होंगे क्योंकि उस आयु के बच्चों का विकास जो है वो सीखने के लिए क्या होता है? तैयार होता है, ठीक है। तो केवल दूसरा निष्कर्ष क्या होगा इसमें सही, पहला क्या हो जाएगा? गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या उसके वर्ग का योग 182 है। बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से भी हो जाते हैं। वो कह रहा है कोई संख्या है और उसी संख्या का वर्ग है, उसका योग सवाल में 182 दे रखा है। अब बताइए वो संख्या कौन सी है? अगर वो संख्या 15 है तो 15 का वर्ग ही 225 होता है, और वो कह रहा है कि इन दोनों का जोड़ 182 होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा। 15 से बड़ी 26 होगी तो ये होगा नहीं, 28 होगा नहीं, आंसर क्या होगा? 13 ही होगा भैया, क्योंकि 13 का वर्ग ही इससे छोटा होता है 182 से, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी कितना? 13। लगाओ और आगे बढ़ जाओ। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? ये इसका आंसर आपको देना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन मुझे ये नहीं बताना है, मुझे बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड बतानी है। शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों 1905 से। 1905 में लॉर्ड कर्जन जो था भारत का गवर्नर था उस समय, और इसने बंगाल विभाजन की शुरुआत की थी। बंगाल विभाजन, नोट कर लेना सारी चीजों को, मैं एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें बता देता हूं। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। पूछा जाता है बताइए सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। 1911 में राजधानी अपनी भारत की कोलकाता हुआ करती थी उस समय, तो घोषणा हुई थी, याद रखना, स्थानांतरित नहीं हुई थी, घोषणा हुई थी। क्या घोषणा हुई थी? कि दिल्ली राजधानी बना दी जाए 1911 में। 1912 में बनाई गई थी। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। कहां की थी? सैन फ्रांसिस्को में की थी। 1915 में गांधी जी भारत लौट कर आए थे पहली बार अफ्रीका से। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई। ऐसे आपको उंगलियों पे याद होनी चाहिए सारी सन। होम रूल लीग, और इसकी अध्यक्षता कौन थी? एनी बेसेंट थी। दोस्तों 1917 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह, गांधी के द्वारा पहला सत्याग्रह ये चालू किया गया था। 1918 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहां हुआ था? अमृतसर में। जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। 1920 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी, इसीलिए शुरुआत की थी गांधी जी ने, और ये आंदोलन 2 साल चला था। और 1922 में ये आंदोलन क्या कर दिया गया था दोस्तों? समाप्त कर दिया गया था। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास ने की थी। और चित्तरंजन दास ने की थी। 1924 में दोस्तों पहली बार गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1925 में, ये सारी चीजें आप नोट कर लेना, 1925 में सरोजनी नायडू ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। कहां पे की थी दोस्तों? तो ये कानपुर में की थी। 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में अध्यक्षता की। स्वदेशी आंदोलन इन्होंने शुरू किया था 1929 में।
1930 में दोस्तों गोलमेज सम्मेलन हुआ था इंग्लैंड में। गोलमेज सम्मेलन याद रखना, गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ, जिसमें पहली बार दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। और इरविन समझौता हुआ यहाँ पे, इरविन समझौता, जिसमें कुछ मांगे रखी गई, कुछ शर्तें रखी गई, इरविन समझौता। इसके बाद 1932 में पूना एक्ट हुआ, पूना पैक्ट। अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में कुछ वार्तालाप हुई थी 1932 में। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हरिपुरा अधिवेशन। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, क्रिप्स मिशन। ये सारी चीजें दोस्तों आपको पता होनी चाहिए, ऐसे उंगलियों पे याद होनी चाहिए सारी चीजें, ठीक है। होते हैं सवाल, कैसे चुनोगे? PQRSTU, 2 बड़े फिर 3 बड़े। HIJKLMN, 2 बड़े 4 बड़े। JKLMNOP, 2 बड़े 4 बड़े। 2 बड़े फिर 4 बड़े, 2 फिर 4, इसमें 2 और 3 हो रहा है, तो आंसर होना चाहिए मेरे दोस्त, आंसर होना चाहिए बी, क्योंकि यही सबसे अलग है। आंसर इसका बी क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। एक व्यापारी अपने सामान को लागत मूल्य से 30% अधिक पर अंकित करता है और 20% की छूट देता है। अंकित करता है बेटा किस पे? लागत मूल्य पे, ठीक है। तो 30% को अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 3/10, ठीक है। तो लागत मूल्य कितनी होगी? 10, और अधिक अंकित कर रहा है 3, तो एमपी कितना हो जाएगा? एमपी कितना हो जाएगा? 13। 3 अधिक कर रहा है ना सीपी से, 3 अधिक कर रहा है, तो सीपी पे कर रहा है, तो 10, एमपी कितना? 3 अधिक हो गई तो 13। 20% की छूट दे रहा है। छूट देते हैं दोस्तों किस पे? डिस्काउंट देते हैं एमपी पे। तो 20% को फ्रैक्शन में बदलेंगे 1/5, तो एमपी हो गई 5। 1 की छूट दे रहा है, तो बेच कितने में रहा होगा? 4 का। तो तीनों चीज को मैं लिख लेता हूं। इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों? तो एमपी दोनों में कॉमन है, तो यहां पे लिखेंगे सीपी, जो कॉमन है उसको बीच में लिखते हैं, फिर एसपी। कोई भी 2 चीज लिख लो। सीपी अगर 10 है तो एमपी कितना है? 13। यहां एमपी कितना है दोस्तों? 5, तो एसपी कितना है? 4। ये 13 यहां बढ़ जाएगा, ये 5 यहां बढ़ जाएगा। कोई चीज कट नहीं रही है, बिल्कुल नहीं कट रही, कोई बात नहीं। ये हो गया 50 का खरीदा, 65 की उस पर चिट लगा दी और 52 का उसे बेच दिया। कितना उसने फायदा कमा लिया? 2 का फायदा 50 रुपए पे कमा लिया। तो 1/25, और 1/25 होता है 4%। इसका आंसर दोस्तों क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया, 4%। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश FY18 में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का सबसे बड़ा स्रोत रहा है? तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश होता क्या है। तो इसको बोलते हैं FDI। और सबसे ज्यादा जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश रहा है वो रहा है मॉरिशस का। किसका रहा है? मॉरिशस का। अब ये समझ लो FDI होता क्या है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता क्या है। तो जो भी हम विदेशी निवेश जो होता है, जो विदेशों में हम निवेश करते हैं, एक देश दूसरे देश में जो निवेश करता है ताकि दूसरे देश की टेक्नोलॉजी, दूसरे देश की विज्ञान का आदान प्रदान, कल्चर, एग्रीकल्चर में बढ़ावा मिल सके, हॉस्पिटल और आप कहोगे मेडिकल के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, आर्मी जो हथियार बनाती है उनके क्षेत्र में आदान प्रदान हो सके। इसीलिए एक देश दूसरे देश में क्या करता है? निवेश करता है, उसको FDI बोलते हैं। और सबसे बड़ा देश जो बन गया है भारत में विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है दोस्तों? तो मॉरिशस आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? तो गणराज्य कब बना? बहुत इजी सवाल है, सबको पता होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। अंकित मूल्य क्या है? 12,400 रुपए अंकित मूल्य है। 30% की छूट दे दी तो 70% उसने कीमत अदा की होगी। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो बेटा। 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 15 16, 7 एकम 7 एक 8, ये जीरो भी लगा लो। 8,680 इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए क्या हो गया? इसका सही हो गया। बहुत सिंपल सवाल था
आगे बढ़ लेते हैं बेटा। अनुपात समानुपात का सवाल आ गया। कैसे करते हो आप इनको? बहुत इजी है। यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, यहाँ पे सी है। ठीक है, ए बी का अनुपात कितना है? 4:5। बी और सी का अनुपात कितना है दोस्तों? 3:8। तो 5 यहां बढ़ा लेते हैं, 3 को यहां बढ़ा लेते हैं। यो हो गया 12, यो हो गया 15, यो हो गया 40। पूछा किसका अनुपात है? ए और सी का पूछा है। तो ए 12 है, सी 40 है। 2 से काट लेते हैं इसको। 2 से कटेगा 6 बार, 2 से कटेगा ये 20 बार, 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 10 बार। 3 10 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया ऑप्शन सी। टिक लगाओ और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों, ये तो थोड़ा रीजनिंग का सवाल है। चलिए लगाइए इसको। बहुत सिंपल सवाल है। पूछ रहा है इस जगह पे कौन सी आकृति आएगी? तो इस जगह पे आकृति ऐसी आएगी कि यहाँ पे 2 ऐसे गोले बने होंगे। तो 2 गोले, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में बने हैं, लेकिन लाइन बीच में होके जाएगी, बीच में होके जाएगी। ऑप्शन सी क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही आंसर होगा? एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल जी हाँ, बीच में होके लाइन जाएगी। ऑप्शन सी इसका क्या है? सही आंसर है। 14 मीटर प्रति सेकंड के समान क्या है? मतलब हो सकता है किलोमीटर प्रति घंटा में से बदला होगा। किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 का गुणा कर देते हैं। तो 14 गुणा 18, 18 चौक 72, हासिल 7 लगेगी। 18 और 7 कितने हो गए? 25 हो गए दोस्तों। 5 से भाग देना है। 5 25, 0 5 चौक 20, 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा? इसका आंसर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देख लेते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। 50.4 अगर आ रहा है तो सही है, वरना फिर मैंने कहीं गलत कर दिया इसको। बी 50.4 गलत हो ही नहीं सकता है, 50.4 आएगा। इस पे भी ऑब्जेक्शन रेज किया है दोस्तों, क्योंकि इस पे कई सारे लॉजिक लग सकते हैं। अब देखिए, ये होते हैं सवाल जिन पे ऑब्जेक्शन उठाए जाते हैं। 8 चौक 8 × 24, ऐसे भी हो सकता है। जब 8 × 24 तो कितने 32 होते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता है। अच्छा, तो और क्या लॉजिक लगेगा इसमें? देख लेते हैं एक बार। 8 दूनी 16 प्लस 8, तो इसमें +8 करने हैं। तो 32 में से 8 के 24, तो क्या हो सकता है बताइए? 5 × 15 6 चौक 24 प्लस 8, तो इसका आंसर डी होना चाहिए। बिल्कुल सही है। देखिए, 8 का गुणा 2 से किया, 8 जोड़ लिए। 6 का गुणा 4 से किया, 8 जोड़ लिए, 32 आ रहा है। इस हिसाब से इन्होंने किया है, लेकिन और भी इसमें लॉजिक लग सकते हैं, इसलिए इस पे ऑब्जेक्शन रेज किया है। इसलिए मैं कह रहा था ऑब्जेक्शन वाले सवालों को मैं छोड़ दूंगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो भैया, पहली बैठक की अध्यक्षता रियल में बताएं तो सच्चिदानंद सिन्हा पहले अस्थायी इसके सदस्य बने थे, अस्थायी सदस्य बने थे। लेकिन स्थायी सदस्य कौन बने? राजेंद्र प्रसाद बने। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, 9 दिसंबर 1946 की बात चल रही है। ये पहली बार संविधान सभा की बैठक की थी। ठीक है, B.R. अम्बेडकर को इसका जनक माना जाता है, ये याद रखना। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी कमलजीत संधू। पीटी उषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है, उड़न परी के नाम से जाना जाता है। एशियाई खेल पिछली बार दोस्तों कहाँ हुए हैं? तो चीन में हुए हैं। भारत ने इसमें पहली बार शतक लगाया। अपने मेडलों की बात करें, दक्षिण एशियाई खेल कहाँ होंगे? चलिए इसका आंसर आप मुझे दे दीजिए। दक्षिण एशियाई खेल अब की बार कहाँ होंगे? दक्षिण एशियाई खेल दोस्तों कहाँ पे होंगे? चलिए मैं ही बता देता हूँ, पाकिस्तान में होंगे। कहाँ होंगे? पाकिस्तान में होंगे। दक्षिण एशियाई खेलों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और कुछ बचा है क्या इसमें? सवालों की संख्या तो काफी है दोस्तों, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, तो बाकी सवालों को नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करते हैं। ठीक है, एक सवाल और देख लेते हैं इसका। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की अपनी सामान्य गति से एक आदमी समय से अपने कार्यालय पहुंचता है। अगर वो अपनी सामान्य गति से 5/6 से जाता है तो अपने कार्यालय 8 मिनट देरी से पहुंचता है। घर से उसके कार्यालय की दूरी क्या है?
याद रखना, कभी अनुपात में अगर एक इंसान अगर समान दूरी अगर ट्रेवल कर रहा है तो जो दूरी जो चाल का अनुपात होगा उसका उल्टा समय का अनुपात होता है। तो गति की बात कर लेते हैं। पहले गति कितनी थी, पुरानी गति कितनी थी 6 और अब गति कितनी है उसकी 5। तो समय उल्टा लगता है दोस्तों, 5 और 6। तो कितना समय ज्यादा लग रहा है, 1। सवाल में कितना ज्यादा लग रहा है, 8 मिनट। 1 का मान 8 हो गया, तो पहले समय कितना लगता था, 40 मिनट। 1 का मान 8 तो 5 का मान 40 होगा। 6 का मान 48 मिनट, तो बाद में उसे 48 मिनट लगती होंगी। पहले उसकी चाल कितनी थी, 48। तो दूरी निकालनी है दोस्तों, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। 48 पहले चाल थी, पहले समय लगता था 40, क्योंकि ये मिनट में है तो इसे 60 का भाग देंगे। 0 से 0, 6 से ये 8 बार, 8 चौक 32, आंसर हो गया A। ठीक है दोस्तों, तो काफी सवाल हमने इस वीडियो में कवर किए। क्योंकि मेरी स्पीड थोड़ी इसलिए भी ज्यादा, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन है। प्रैक्टिस सेशन में बहुत ज्यादा बेसिक चीजें तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, बहुत सारी चीजें मैंने जीएस में भी इसमें कवर करने की कोशिश की, रीजनिंग में भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे तरीके आपको बताए, मैथ में देखिए ये मैंने आपको कोशिश की और बेटर तरीका आपको बताने की। वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो लाइक करना मत भूलिएगा। उन दोस्तों में, अपने दोस्तों में सभी में आप शेयर कीजिए इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। मुझे इससे हौसला मिलता है, मैं अगली बार और अच्छी कोशिश करूंगा आपको पढ़ाने की। तो दोस्तों, इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी प्रैक्टिस की शुरुआत की है। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो 100% आपके 10 या 15 दिनों में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।